देखो इसको ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा एमएमसी फेज 22 एनटीसी। इसका मैं आपको मतलब है तो ये थोड़ा सा बड़ा, लेकिन मैं आपको इसका एक पोर्शन बता रहा हूँ रेंज एनालिसिस रिलेटेड। ठीक है, तो इसका नाम है, क्या नाम लिखा हुआ है मैंने, नॉइस। दिस इज कॉल्ड द नॉइस, डबल ई एस के अंदर सिंगल लिखा हुआ है, टिप कॉन्सेप्ट। टिप का मतलब ही समझाऊंगे टिप क्यों लिखा हुआ है, और नॉइस का मतलब भी यहाँ क्या है। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के अंदर उनके काम के हिसाब से नाम डालते हैं, हमें ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं डालते, क्योंकि रिलीजन को पैसों में लाना ठीक नहीं होता। यू कैन रिलेट। ओके, सो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है सबसे पहले, जो पहले आपको बताया हुआ है, यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर यूज़ करना होगा, चाहे तो नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक एफएक्स मार्केट सेशन, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है पहले, तो आप इसे लगा सकते हो। सबसे पहले भी मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, बेसिकली इसके अंदर ना कुछ 4 सेशन से होते हैं। जैसे हमारे पास सिडनी होता है सबसे पहले, ओके, सिडनी। फिर हमारे पास कौन सा आता है, टोक्यो आता है। एंड फिर उसके बाद नाम भी भूल गया मैं, तो बहुत दिन हो गए ना मैंने यूज़ कर, लंदन एंड न्यूयॉर्क आता है। ठीक है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो उसके अंदर। अब सिडनी में बेसिकली क्या होता है कि मॉर्निंग का टाइम होता है, तो हम नहीं कर पाते हैं सिडनी में जाता। तो सिडनी में जो वॉल्यूम होता है वो करीब, आप कह सकते हो कि करीब हर मार्केट में 200 से 600 पॉइंट्स के बीच में रेंज होती है, कि इतना जा सकती है, इतनी इतनी छोटी हो सकती है। उसके बाद जो टोक्यो होता है ये बहुत ही कम होता है इसके अंदर, तो आप कह सकते हो कि 200 से करीब 400 के बीच में या 300 के बीच में रेंज होती है। इतना पॉइंट हमें देखने को मिलता, इतने पॉइंट कम हो, जैसे 200 पॉइंट ऊपर गई, 300 पॉइंट नीचे आ गई, ऐसे करके छोटा मोटा इसके अंदर बेसिकली होता है। लंदन में स्टार्ट होता है मूव आना, जो कि हमारा रेंज होता है 400 से 600 के बीच में। इतने पॉइंट्स का मूव लंदन में आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में आता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एवरेज रेंज होती है 500 से 4000 पॉइंट तक की। ठीक है, मैंने तो 15,000 भी देखी है, लेकिन बेसिकली 4,000 ज़्यादा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स के पहले आप समझो कि ये रेंज के अंदर आते हैं, इन रेंज के अंदर आते हैं ये सेशन। ये बेसिकली काम करते हैं आपके एफएक्स। एफएक्स का मतलब होता है जिनमें 2 पेयर होते हैं, जैसे जो भी यूएसडी का लास्ट में पेयर होगा ना, उनमें ये काम करेगा। चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो आपका गोल्ड हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो जीबीपी यूएसडी हो, चाहे वो जेपीवाई यूएसडी हो, चाहे वो आईएनआर यूएसडी हो। यूएसडी है तो यूएसडी है, ठीक है, तो उसमें काम करेगा। अब मतलब क्या है इसका, कि मैंने यहाँ पर एक फ्रेज लिखा है, ये मैंने अपनी साइड से बनाया था, कि यहाँ पर क्या है कि हम इग्नोर द टी, टी फॉर है यहाँ पर टोक्यो। टोक्यो को हमेशा इग्नोर करते हैं। तो हम अपने हिसाब से बात करें, मेरा क्या लगता है, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठा हूँ, तो इग्नोर द टी, टोक्यो को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व। अंडरस्टैंड द एल। लंदन सेशन में स्ट्रक्चर बनने शुरू होते हैं। बेसिकली ये टाइम फ्रेम मैं बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट से 10 मिनट्स के बीच का टाइम फ्रेम, इससे बड़ा टाइम फ्रेम की बात नहीं करूंगा। 5 मिनट से 10 मिनट के, अब ऑब्वियसली बात, 10 मिनट का मतलब क्या होगा, कस्टम टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग व्यू में पैसा खरीद के आता है। तो ये, तो इसके बीच के टाइम फ्रेम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अंडरस्टैंड द एल, एल फॉर लंदन। तो लंदन सेशन में बेसिकली हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं किसमें, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, वैसे तो न्यूयॉर्क शुरू होते ही मूव आना शुरू हो जाता है। हर महीने 22 दिन अगर फॉरेक्स मार्केट ओपन है, तो 22 दिन में से आप कह सकते हो कि एवरेज 12 से 18 या 17 दिन ऐसे होते हैं जिनमें
किसी एक डायरेक्शन में न्यूयॉर्क मूव देना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू GMT प्लस 5:30 ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है 5:30 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये चीज़ होती है। और इसी का यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और फिर एकदम से ऐसा क्या होता है कि न्यूयॉर्क सेशन शुरू होती वॉल्यूम आ जाता है। दुनिया भर में लोग रहते हैं, क्या लंदन में लोग नहीं रहते? टोक्यो सेशन में भी लोग रहते हैं, टोक्यो में तो बहुत लोग रहते हैं, सिडनी में भी बहुत लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या इन इन जगहों पे जहां पर लोग इतने सारे ऑलरेडी पॉपुलेशन है, उसके बाद भी इतना वॉल्यूम इनके यहाँ कम क्यों होता है? दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑफ ए एनालिस्ट। एंड बेसिकली हर किसी बड़े कैपिटल वाले का, किसी का, सबका यही चीज है। अब क्या है कि सिडनी टोक्यो में ज़्यादातर आप कह सकते हो कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो हमारे राइट साइड में आती हैं मैप के, जैसे सिंगापुर है और ये सब है, यहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े अमाउंट में लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। और वो भी सेंट्रल बैंक्स, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, ये सब हैं, तो बड़े बड़े बैंक्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में वॉल्यूम होता है इनके। इतने बड़े होने के बाद भी इनमें वॉल्यूम नहीं आता। कभी कभी सुबह 6 बजे अगर देखा हो आपने मूव आ गया किसी में, ठीक है, सिडनी टोक्यो सेशन में, तो वो अलग बात होती है, बट मूव नहीं आता है। इसका मतलब यही, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं, ज़्यादातर फर्म जो होते हैं, ज़्यादातर जो बड़े बड़े पीपल्स होते हैं, वो ऐसे टाइम पे डिसीजन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट को। इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम के उनके चार्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी डिस्प्ले होती हैं जिनमें वो एनालाइज करते हैं। एंड द एग्जीक्यूशन टाइम कम्स फ्रॉम व्हेन द यूएस मार्केट ओपन। न्यूयॉर्क का टाइम जब शुरू हो जाता है, यू कैन सी कि एकदम वॉल्यूम मार्केट में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ आया? अब बेसिकली इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि न्यूयॉर्क के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े फर्म्स हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी अच्छे से रिसर्च करो, पता लगेगा कि टोक्यो में क्या है, अभी आपको पता लगेगा कि स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विस बैंक में क्या है। उसके बाद बेसिकली हेज फंड्स का या फिर कंसल्टेंसी फर्म्स का फॉरेक्स मार्केट से डायरेक्ट रिलेशन इतना नहीं है, जब तक वो किसी बाहर की कंट्री में या किसी और कंट्री में उस पैसे को कन्वर्ट करके नहीं भेज रहे। इसे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, यूएसडी में कन्वर्ट करना या यूएसडी से कन्वर्ट करना, इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये तभी स्पाइक आता है जब किसी में एक्सचेंज हो रहा है। जब एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो स्पाइक ही कहाँ आएगा? अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे, इसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर यूरो यूएसडी है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हाथ में यूरो यूएसडी, हमारे पास ये चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए। और ये मैंने करीब 5 मिनट्स में ओपन कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको इंडिकेटर लगा देता हूँ, ये मेरा लगा हुआ है यहाँ पर, यू कैन सी, ये लग गया। तो यहाँ पर ये कुछ शो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ मैंने जैसे इसको 5:30 पे कर दिया, 5:30 पे करेंगे या फिर 5:30 होता है ना इंडिया का। फिलहाल के लिए अभी मैंने ये करा। आप आपके आपके कंट्री में, आपके स्टेट में जो भी टाइम जोन होता है, आप उस हिसाब से करो। मैं अभी आपको वैसे समझा रहा हूँ। 5:30 होता है, पहले ही बताओ आपको क्या लगता है, पूछ लेता हूँ ना, क्योंकि पता, इतना तो पता होना चाहिए कि टाइम जोन कौन सा यूज कर रहे हैं। यस और नो? 5:30 कोलकाता, 5:30 बिल्कुल। अब जब भी न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है तो बेसिकली हमारे पास मूव्स आने शुरू हो जाते हैं, ट्रेंड बनता है, क्रिएट होता है। लेकिन टोक्यो सेशन में या सिडनी सेशन में कोई इतना बड़ा मूव नहीं आता। सिडनी को तो भी भूल ही जाओ। टोक्यो में देखो आप, ये जितने भी आपको वॉयलेट और पिंक से बॉक्स दिख रहे हैं, ये टोक्यो के मूव। देखो इनके अंदर किसी किसी टाइम पे आपको मूव दिखेगा, वरना बिल्कुल शांत है, ठंडे एकदम, कुछ है ही नहीं मूव्स इनके अंदर, नथिंग एल्स। जो बड़े बड़े मूव्स हैं वो हमें न्यूयॉर्क सेशन में दिखते हैं, टोक्यो शांत रहता है। यहाँ आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा जो मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोक्यो में शांति रहती है, जस्ट फॉर इग्नोरिंग। लंदन सेशन में डिसीजन किया जाता है। पहले स्ट्रक्चर तो बनने दो, स्ट्रक्चर एनालिसिस की जो शुरुआत है उसमें ये स्टार्ट होती है यहाँ से। ये चीजें बस, वैसे तो हम इसको किसी भी स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइम बन रहा हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा एविडेंस भी होना चाहिए सेशन वाइज, अगर अब एफएक्स में हो तो। वैसे तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन हमें पता हो कि हाँ भाई सेशन शुरू होने वाला, तो शायद हमारे को यहाँ पर मूव इस टाइम रेंज के हिसाब से देखने को मिले। जैसे ओवरलैपिंग आती है, मार्केट स्ट्रेट करती है, तो मूव आने शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई। यहाँ तक समझ में आया पहले? और भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप किसी में भी देखो USD JPY, ये क्या लगा हुआ है? ओके, लेट्स सी दिस। न्यूयॉर्क करते ही मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है? न्यूयॉर्क आते ही मार्केट उठना शुरू कर गई, ऐसा क्यों हो रहा है? न्यूयॉर्क आती मार्केट कंटिन्यू कर रही है, चलो ये तो पूरा ट्रेंड ही कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। यहां पर देखो न्यूयॉर्क आती मार्केट उठना शुरू कर गई, ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज द केस ऑफ एक्स्ट्रा एविडेंशियल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो भी एनालिसिस हो, जो कि मैं मान लो इंडिकेटर अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैंने इसको हाइड कर दिया, लेकिन मैं इस पैटर्न को सॉल्व करना चाहता हूँ अपनी साइड से। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो मेरे पास कुछ एक और भाई एविडेंस वगैरह कुछ और भी तो हो, कि मार्केट अगर जैसे ये सप्लाई आ रही है तो रिवर्स करे, तो उसका एक और एविडेंस चाहिए मुझे। जैसे मैं ये वाली सप्लाई ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये मुझे यहाँ आती हुई दिखनी चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ आ रही है तो मेरे पास और क्या है साइड में, इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा और मेरे पास क्या है, और क्या एविडेंस है। आई हैव एविडेंस ऑफ सेशन, मेरे पास सेशन का एविडेंस है, क्योंकि सेशन भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर सप्लाई खत्म है, तो डिमांड आने के लिए न्यूयॉर्क मेरे लिए मेरे फेवर में है। डिमांड आने के लिए न्यूयॉर्क मेरे फेवर में है। अब उसके बाद मैं अपनी डिमांड कंटिन्यू कर सकता हूँ, पीछे से कॉपी पेस्ट करके आगे लगा सकता हूँ। समझ आया? दिस इज कॉल्ड द रेंज एनालिसिस, इसके साथ ऐड कर देते हैं। गॉट इट? वैसे तो कोई इशू नहीं, हम जानते हैं MMC से कर सकते हैं, हम सप्लाई डिमांड लगा कर सकते हैं, लेकिन वी नीड, अगर मैं दिन में 1 रुपए भी अगर मार्केट में डालूंगा ना, तो मेरे को उस 1 रुपए की भी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैं उसे किसी और को दे रहा हूं, मैं उस ब्रोकर में डाल के उस करेंसी को खरीद रहा हूं। किसी के लिए 1 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन 1 करोड़ वाले को उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका पैसा जा रहा है आ रहा है, वो ढंग से कुछ नहीं कर रहा। लेकिन उस 1 रुपए वाले को पता है कि मैंने उसको कैसे कमाया, तो मैं उसको लगाऊंगा भी बिल्कुल रिसर्च करके। तो डेली ऐसी अगर हम रिसर्च करेंगे छोटी छोटी करके, तो यू विल सी कि रेंज और सेशन कितना ज्यादा एक एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करता है जब हम मार्केट में किसी भी सप्लाई डिमांड को मेजर करते हैं। समझ आया? नाउ यू विल सी कि हमारे को कौन सा सेशन यूज करना है, और कौन सा सेशन ऑब्जर्व करना है, और कौन से सेशन में सोना है। ठीक ठीक है। तो ये बेसिकली इससे मैं और तरीके से आपको नहीं समझा सकता, अभी और एग्जांपल आपको देता हूँ। अब और चलते हैं हम लोग गोल्ड के अंदर, XAU USD, इसका तो सभी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ जी यहां पर। इग्नोरिंग, ऑब्जर्विंग, बूम, सेशन शुरू होते ही फिर उठ गया। अरे कैसे, ऐसा कैसे हो गया? ये देखो, ये जो है 20-25 दिन मार्केट को देख के मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पहले तो ये समझ लो कि 20-25 दिन ये में चलाई, और चलो जी मेरा मेरा स्ट्रेटेजी बन गई, अब मैं बताऊंगा सबको, या फिर मैंने जो है कुछ ब्रेकआउट ढूंढ लिया वो बना, ये बस आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ कि सेशन का क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ आप खुद देख सकते हो, अगर मैं ये तो पता चल गया सेशन है हमारे पास, That's it। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे सॉल्व करने के बाद हमारे फेवर में क्या है। जैसे यहाँ पर हमारे को क्या दिख रहा है, ये क्या है, सबको पता है ये क्या पैटर्न है। जिस मैंने पहले बोला है कि जो अच्छे से जानता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस वही समझ पाएगा इसको। एवरीबडी नोस कि ये हमारे सामने एक ब्लू रे है, और ब्लू रे क्या करती है? ब्लू रे क्या करती है? ट्रेंड कंटिन्यू करती है। मैक्सिमम केसेस में 78% केसेस में ब्लू रे ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, एंड उसके लिए हमें मार्केट में फेक मूव चाहिए जो नीचे आ रहा है। वैसे तो हम इंटरनल इसको मेजर कर सकते हैं, अगर मैं इंटरनली भी करना चाहूँ, जैसे मैं इंटरनली भी करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई है मेरे पास, और मार्केट ने मुझे सप्लाई यहाँ पर डबल दे दी है, डबल के बाद आधी भी कर दी है, फिलहाल के लिए आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर आधी कर दी है, और आधी होते ही मार्केट ने मुझे यहाँ पर मूव दिया है लाइक दिस 50% एरिया। ठीक है, ये मेरे पास 50% एरिया का यहाँ मूव दिया, एग्जैक्ट दे दिया यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। सेंट्रल जोन, वी कैन सी द सेंट्रल एरिया,
सेंट्रल एरिया के बाद मार्केट ने एकदम से पुश करा है। पीनेंट का सपोर्ट है, ओ सॉरी ब्लू रे का सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया पे लिक्विडिटी स्वीप है, हैमर है, पीछे से रिपीट कर रहा है। कितने एविडेंस है, यू कैन इजीली सी हैमर एंड द हैमर। उससे भी बड़ा है, क्यों बड़ा, तो इसलिए हो क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड है, तो पैटर्न और ट्रेंड दोनों ही बड़े हो जाएंगे। और अब मेरे पास और क्या है ऐसा जिससे मैं देख के कह सकूं कि मेरे लिए ये इस पीनेंट का सपोर्टिव एरिया है, जहां से मैं अगर डिमांड लगाना चाहूंगा, जहां से मैं अगर डिमांड लगाना चाहूंगा, मुझे उतनी डिमांड एज ए टारगेट बेस्ड मिल सकती है, लाइक दिस। इस तरीके से मुझे अपनी डिमांड मुझे मिल सकती है। यू कैन सी यहां से, उसके बाद फिर पीनट बना, फिर ऊपर चली गई। सो यहां पर ही ऐसा क्या हुआ कि यहां पर ही मुझे एरिया मिलेगा, एंड द आंसर इज सेशन। सेशन, गॉट इट। इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर भी मूव है, हैमर के बाद भी मूव आया हुआ, वो भी ले सकते हो, बड़ा वाले भी ले सकते हो। तो एनालिसिस करने के बाद आप पिछले डिमांड लगा रहे हो, फिर आगे पर लगा रहे हो, पिछली डिमांड लगा आगे लगा रहे हो, वैसी चीज। गॉट इट। तो सेशन इंपॉर्टेंट है, और ये मत सोचो कि सेशन स्टार्ट होते ही एकदम गोली चलने वाली है या एकदम नीचे गिरने, ऐसा नहीं होगा। बट यू नो पॉजिटिव रहने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए कि, और साइड में न्यूज़ भी होगी तो फिर तो बात ही अलग है उसकी। न्यूज़ भी अगर होती है तो फिर तो बात ही अलग है, CPI PPI किसी स्पीकर इवेंट या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट होती है। और आपको दिखा देता हूँ, और करेंसी में चलते हैं। GBP JPY, इसके साथ मैं 2 साल से रिलेशन में रहा हूँ इस करेंसी के साथ, ठीक है। एंड अब थोड़ा सा और चलते हैं ओके। तो यहाँ पर ये हमारे पास में आया हुआ है, इग्नोर फोकस एग्जीक्यूट, इग्नोर फोकस एग्जीक्यूट, SR इंटरचेंज, सिंपल एज दैट। SR इंटरचेंज, नहीं तो सप्लाई डिमांड के साथ मेजर करी एंड वी हैव मूव। सो यू कैन यूज दिस। ये था पार्ट 1 अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। ये था पार्ट 1 अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क सेशन कि इसमें क्या आंसर, मैंने आपको इसमें समझाया गया, पहले समझो। इसमें मैंने आपको ये समझाया है कि अगर हमारे पास, हम कोई भी FX मार्केट को देखते हैं, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें यहाँ पर जो लंदन सेशन है उसे ऑब्जर्व करना होता है। यानी कि दोपहर के 1:30 से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है, और फिर शाम के 6 बजे तक, 5 बजे तक, 3-4 बजे तक, 3 से 4 बजे एवरेज मैंने देखा है। सितंबर की स्ट्रीम में मैं 4 बजे डेली डिमांड आती थी, मुझे आज भी याद है, 4 बजे 3-4 बजे डेली डिमांड आती थी, और मैं डेली उसको पकड़ के दिखाता था लाइव स्ट्रीम पे। सितंबर की लाइव स्ट्रीम लोगों ने देखी होगी, उसमें मैंने SMC का यूज़ भी किया हुआ है कुछ शुरुआती तौर में, कर्व लाइन के साथ। तो उसके बाद हमें उसको एनालिसिस को करके हम पकड़ सकते हैं उसको। बेसिकली 100% तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, ओके। तो बेसिकली यह था आपका दोबारा से फेक आउट सेशंस को समझने का तरीका। फेक आउट सेशन से आपको दूर रहना। फेक आउट थ्योरीज में मैंने फेक ब्रेकआउट्स के बारे में बता दिया ऑलरेडी, तो आप इसको फेक आउट सेशन कह सकते हो बेसिकली, ओके ओके। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी ये सेशन एक बार और बता देता हूँ, इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ ये सेशन टाइप कर देना, FX मार्केट सेशन। पहले इनके 800-900 थे, ये मेरी वजह से इतने हो गए हैं इनके, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरे पास इनके स्क्रिप्ट की कॉपी अगर डिलीट भी कर दे तो मैं तुम्हें अपनी साइड से प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। किसी भी में भी लगाओ एज यूजुअल, फॉरेक्स सेशन या कुछ भी हो उसमें, तो हम उसको बेसिकली लगा सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ सप्लाई डबल हुई है हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें सप्लाई डबल कर देंगे, मतलब 50x यहाँ पर। वैसे वॉल्यूम बर्स्ट भी ले सकते हैं, बट ठीक है चलो 50% हम ले लेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल एरिया रिवर्सल बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। यहाँ